हमारा अगला टॉपिक है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट। देखिए किसकी अनुदैर्घ्य काट है? पुष्प की। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अनुदैर्घ्य काट होती है। देखिए हमारे नॉर्मली हम दो तरह से काट रखते हैं। एक तो हमारे पास काट आती है अनुप्रस्थ काट, ये आपने सबने नाम सुना होगा, अनुप्रस्थ काट। और दूसरी है अनुदैर्घ्य काट। इनको समझ लीजिए ना कि आपको मतलब समझ में आ जाएगा। इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन, शॉर्ट में टीएस। इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस। तो हमें यहाँ पे पढ़नी एलएस, पुष्प की अनुदैर्घ्य। टीएस का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी चीज है तो उसको अगर हम क्षैतिज तल पर काटते हैं तो वो किस में आएगी? आपके अनुप्रस्थ काट। जैसे सपोज करिए ये मेरे पास फ्लावर है, अब अगर मैं इसकी अनुप्रस्थ काट बनाता हूँ तो मुझे इसको इस तरह से क्षैतिज तल पे काटना पड़ेगा। तो वो इस तरह से क्षैतिज तल में काटा जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट। जैसे इसको सबसे सिंपल सा उदाहरण है, आपने 11वीं में पढ़ा है जड़ तना की यानी कि अनुप्रस्थ काट। आपको याद होगा तो हम तने को क्या करते थे, जैसे पेन की तरह तना आता था तो हम उसको यहाँ पे इस तरह से काटते थे यूं लेकर। तो वो कौन सी काट होगी? उसकी क्षैतिज काट। तो आपको याद हो तो चित्र उसके ज्यादातर कैसे बनते थे? गोल, क्योंकि वो तना वो कैसा होता था? गोल होता था। तो उसकी अनुप्रस्थ काट ली जाएगी। क्षैतिज तल पे अगर काटा जाता है तो वो किस में आती है? आपके अनुप्रस्थ काट। जबकि अनुदैर्घ्य काट का मतलब क्या होता है? वो ऊर्ध्वाधर काटी जाती है, ऊर्ध्वाधर काटी जाएगी। तो वो कौन सी आएगी? आपके अनुदैर्घ्य काट। जैसे इसी वाले उदाहरण समझते हैं, जैसे कि पुष्प, अगर मैं इसको इस तरह से काटता हूँ तो ये किस में आएगी? आपके अनुदैर्घ्य काट। ये पुष्प है, अगर इसको इस तरह से काटा गया है, दोनों भाग के जैसे यहाँ से इस तरह से कटे हैं तो ये अनुप्रस्थ काट है। और इस पुष्प को इस तरह से काटा गया है तो ये किस में आएगा? अनुदैर्घ्य काट। अब इसको एक चीज समझिए, नॉर्मली पुष्प की हमेशा अनुदैर्घ्य काट ही आएगी, अनुप्रस्थ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब इसको समझिएगा। जैसे मैंने पुष्प लिया, अनुप्रस्थ काट ली मैंने, तो अगर मैं इसको इस तरह से काटूंगा तो जो ये संरचना वाले पार्ट है ये तो हम काट कर हटा ही चुके होंगे, तो हम अध्ययन किसका करेंगे? ठीक है, आई बात समझ में? अगर हमने जैसे पुष्प को लिया और इस तरह से काट कर ये हटाया तो ये जो इसकी संरचना वाले पार्ट है ये तो सब हम हटा ही चुके होंगे, तो वो हमारे लिए अध्ययन में सहायक नहीं होगी। जबकि हम कौन सी लेंगे? अनुदैर्घ्य काट। तो इसको कहेंगे हमारे पास ये पुष्प था, इसको बीच में से इस तरह से काटा हमने, ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो ये दो हिस्से हो जाएंगे। अगर आप एक हिस्सा हटा भी दोगे तो एक हिस्से में वो सारी संरचनाओं के एक एक या दो दो प्रतिरूप हमें जरूर मिल जाएंगे। तो इसलिए पुष्प की कौन सी काट ली जाती है? अनुदैर्घ्य काट। अच्छी तरह याद रखिएगा, पुष्प की हमेशा अनुदैर्घ्य काट ली जाएगी, अनुप्रस्थ काट नहीं ली जाती है। अध्ययन के रूप में काटा जरूर जा सकता है लेकिन वो अध्ययन के काम में नहीं आएगा। देखिए इसको फिर एक और तरीके से समझ लीजिए, जैसे ये है, अगर मैं इसको इस तरह से काटता हूँ तो वो तो होगी अनुप्रस्थ काट, और अगर इसको मैं इस तरह से काटता हूँ तो ये हो जाएगी आपकी अनुदैर्घ्य काट। तो यानी कि हम पुष्प को कैसे काटेंगे? इस रूप में काटेंगे। अब मैं देखिए आपके पास सामने हम पुष्प का एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना रहा हूँ, अनुदैर्घ्य काट वाला है, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ये टॉपिक आपके अन्य रेलवे या और जो कंपटीशन होते हैं ग्रुप डी के, उनमें भी काम आ जाएगा। ये पुष्प के अनुदैर्घ्य काट। ये देखिए मैंने पुष्प की अनुदैर्घ्य काट बना दी है। यहाँ पे डायग्राम पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। एक एक संरचनाओं के भी मैं नाम बता दूंगा आपको। तो ये एक तरह से पुष्प की अनुदैर्घ्य काट। अब हमने क्या किया, पुष्प को लिया था और उसको इस तरह से काट दिया था, तो वो जो दिखाई देगा वो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। देखिए स्टार्टिंग से चालू करते हैं नीचे से। यहाँ से देखिए ये क्या है, इसकी डंडीनुमा संरचना रहती है। पुष्प को जैसे हम कोई पुष्प को तोड़कर पकड़ते हैं नीचे, तो हर एक अलग की जो डंडीनुमा संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? पुष्प व्रंत। एक और चीज याद रखिएगा, हालांकि कोई वो नियम नहीं है पर एक मैं ट्रिक के रूप में बोल सकता हूँ, आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ कि ये व्रंत शब्द जब भी आप यूज करते हैं तो नॉर्मली ये एक तरह से जो डंडीनुमा संरचना होती है उस डंडीनुमा संरचना के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आपके बीजांड आएगा तो उसमें बीजांड व्रंत, आपने पर्ण पड़ी हुई है लेवल में, तो पर्ण में ये नीचे वाला हिस्सा रहता है, तो आपने उसका क्या नाम रखा हुआ है? याद है आपको? पर्ण व्रंत।
तो ये नॉर्मली ग्रंथ शब्द हम डंडीनुमा स्ट्रक्चर के लिए काम लेते हैं। तो यहाँ पे भी डंडीनुमा स्ट्रक्चर है, वो पुष्प का है, तो क्या हो गया पुष्प ग्रंथ। इस वाली संरचना को बोला जाता है पुष्पासन। याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप इसका संधि विच्छेद कर दो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है इसका संधि विच्छेद, पुष्प प्लस आसन। आसन मतलब ये बैठने की व्यवस्था है इसकी, किसकी, पुष्प की। यानी कि देखो आप ये पूरा पुष्प ये है और ये किस पे बैठा हुआ है, इस पे, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया, पुष्पासन। ठीक है, हुआ क्लियर। आगे देखिए अब इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से हम एक प्रारूपी पुष्प पढ़ रहे हैं, तो उसमें 4 भाग होते हैं। सबसे पहले यहाँ से चलेंगे तो ये स्टार्टिंग में रहता है, तो ये कहलाता है आपके बाह्य दल पुंज। पहली जो संरचना आती है वो क्या आती है, बाह्य दल पुंज, इसके समूह को बोलते हैं। अभी बाह्य दल के एक सिंगल के रूप में बात कर लेते हैं। तो बाह्य दल, ये बाह्य दल होता है, इसकी विशेषता देखी जाए तो ये हरा कलर का होता है, हरे रंग का होगा, ग्रीन कलर का रहता है, ये हरे रंग का रहेगा। हरा होने की वजह से ये क्या करेगा, आपके प्रकाश संश्लेषण भी करता है। मुख्य रूप से पत्ती का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन पुष्प में जो हरे कलर की पांड की नुमा संरचना पाई जाती है उसको तो कहते हैं बाह्य दल, और वह भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके ये दूसरी संरचना, इसको बोला जाता है दल। हमारे सामान्य भाषा में इसी दल को हम पंखुड़ी कहते हैं। जो हमारे फूलों की हम बोलते हैं पंखुड़ियां, या जो कलर्ड पत्तियां रहती है उसको क्या बोला जाता है, दल। साइंस की टर्म में दल, बायोलॉजी की टर्म में, और सामान्य भाषा में उसी को पंखुड़ी कहा जाता है। ये दल कैसे होते हैं, रंगीन, यानी कि कलरफुल, रंगयुक्त। जैसे गुलाब में तो लाल कलर के, किसी मोगरा में तो उसमें व्हाइट कलर के, तो अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये रंगीन हो गए, और ये रंगीन होने की वजह से ये एक और कार्य करेंगे, क्या करेंगे, ये कीट परागण का कार्य करेंगे। ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रखिए कि क्या करते हैं ये कीट परागण का। कीट परागण का मतलब क्या हो गया, कीटों को ये पुष्प अपनी ओर आकर्षित करेगा। कैसे आकर्षित होंगे, क्योंकि वो कलरफुल होते हैं, तो कीटों को अच्छे दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं, तो रंगीन और सुंदर दिखाई देने की वजह से कीट वहां पे आएंगे और परागकणों को लेकर वो अन्य पुष्प पे चले जाएंगे, तो परागण हो जाएगा उनके द्वारा। तो इसलिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, वो कीट परागण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी टर्म देते हैं हम, ये नर वाला पार्ट है, जिसको पूरे पार्ट को तो क्या कहा जाता है, पुंकेसर। क्या कहा जाएगा, पुंकेसर। ये कौन सा वाला पार्ट है, नर वाला पार्ट है, नर भाग है। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, पु शब्द जो लिया हुआ है आगे का, तो वो याद रखिए पुरुष से लिया हुआ है, क्योंकि ये नर वाला पार्ट है, तो इसलिए क्या हो गया है, पुंकेसर हो गया। अब इसके 3 हिस्से करते हैं। फर्स्ट नंबर का ये वाला हिस्सा है, ये तो कहलाता है आपके परागकोश। क्या कहलाता है, परागकोश, क्योंकि इसके अंदर परागकण भरे हुए हैं, तो वो परागकोश। ये जो डंडीनुमा स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके लास्ट है, ये कहलाता है आपके पुतंतु। तंतु मतलब डंडीनुमा संरचना, और यहाँ पे भी ये जुड़े रहते हैं आपस में, और ये संरचना कहलाती है आपके योजी। 3 भाग हो गए इसके, क्या क्या हो गए, परागकोश, योजी और पुतंतु। तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है, पुंकेसर। इसके बाद बचा आपने, दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक का, पुष्पग्रंथ। पुष्पग्रंथ जो डंडीनुमा संरचना होती है, जिससे पुष्प जुड़ा रहता है, इसके ऊपर एक फूली हुई संरचना रहती है जिसपे संपूर्ण पुष्प व्यवस्थित रहता है, उसको पुष्पासन कहते हैं। उसके बाद जो हरे रंग की पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है उसको बाह्य दल कहते हैं, और ये क्या कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण का, और अन्य पार्ट की जो पुष्प के हैं उनकी सुरक्षा का भी कार्य करते हैं। इसके बाद अगला पार्ट आता है, अगला हिस्सा आता है दल, जिसको सामान्य भाषा में हम पंखुड़ी कहते हैं। रंगीन होता है और कीट परागण का कार्य करते हैं। यहाँ तक का मैंने समझा दिया। इसके बाद नर वाला, मादा वाला भाग देख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। नर वाले भाग को देखिए, आप क्या गया था, उसका नाम था पुंकेसर। पुंकेसर के हमने 3 हिस्से किए थे। 3 हिस्से में कौन कौन से थे, पहले नंबर का है आपके परागकोश, दूसरे ये परागकोश, दूसरा हिस्सा जो यहाँ पे इनको जुड़े रहता है और इसको पुतंतु को इससे जुड़ा रहता है, तो उसको योजी बोलते हैं। तीसरा है आपके पुतंतु। इनके भी नाम याद रखने के तरीका देखिए, परागकण इसके अंदर बनते हैं, तो ये परागकण से तो लिया हुआ है पराग, और ये उनको इकट्ठा करके रखे हुए हैं परागकोश। ये नॉर्मली योजी मतलब होता है जोड़, योग मतलब जोड़, तो उससे बनाया हुआ है योजी। ठीक है, और तीसरा है पुतंतु, यानी कि पुंकेसर का, ये पु शब्द इसलिए लिया, पुंकेसर का तंतु, तो क्या हो गया वो पुतंतु। और इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा आपके पुंकेसा। अब आते हैं अपने पास मादा वाले भाग में, पूरे फिर इसको पूरे मादा वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, स्त्री केसर। देखिए याद रखिए, मैंने बताया होता पुरुष का लिया तो ये क्या हो गया
पुंकेसर, और ये स्त्री का लिया तो क्या हो गया स्त्री केसर। दोनों में केसर केसर शब्द समान है। ये कौन सा वाला भाग है, मादा वाला भाग है। इसके भी 3 हिस्से किए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो ये इस तरह की संरचना बनी रहती है इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। इसके बाद ये पाइप की तरह जो संरचना है ये कहलाएंगे आपके वर्तिका। अब नाम कैसे याद रखना है, देखिए पाइप नुमा जो संरचना है वो क्या है वर्तिका, और उसका आगे वाला हिस्सा, तो आगे वाले हिस्से को आप इसके साथ संधि करोगे तो क्या लिखोगे अग्र। तो ये जैसे अग्र वाले शब्द को इसके साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा वर्तिका। और इसके बाद नीचे जो ये फूला वाला हिस्सा है ये वाला, ये सारा क्या कहलाएगा आपके अंडाशय। तो इन तीनों भागों को मिलाकर क्या बनता है आपके स्त्री केसर। और इन तीनों भागों के बीच में जो हमने ये इस तरह से गोलेनुमा संरचना दिखा रखी है ये क्या कहलाते हैं आपके बीजांड। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। स्त्री केसर की पूरी संरचना होगी। स्त्री केसर में ये लंबी नली का समान संरचना पाई जाती है। पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो रहता है वो वर्तिका कहलाता है। इसका आगे वाला सिरा क्या कहलाता है वर्तिका। ये परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। और इसके नलीनुमा जो संरचना थी वर्तिका, उसका नीचे वाला जो सिरा फूला हुआ रहता है वो क्या कहलाता है अंडाशय। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बीजांड पाए जाते हैं। तो इस तरह से कि हमारे पास ओवरऑल पूरे पुष्प की संरचना है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुष्प की संरचना को देखिए, हम एक और तरीके समझते हैं। ठीक है, पुष्प में जितने भी पार्ट पाए जाते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो सहायक चक्र कहलाता है या कायिक चक्र कहलाता है। दूसरा वो आवश्यक चक्र या जनन चक्र कहलाता है। कैसे नाम रखे हुए हैं, पुष्प के वो भाग जो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं उनको किसके अंतर्गत रखा गया है सहायक चक्र, क्योंकि वो लैंगिक जनन में क्या है सहायक है। या उनको एक और तरह से बोल सकते हैं वो जनन में काम नहीं आते, इसलिए उसको क्या बोल दिया कायिक चक्र। इसी तरह से इधर क्या नाम हो गया जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं तो वो क्या होंगे आवश्यक है, क्योंकि अगर वही नहीं होंगे तो हमारे लैंगिक जनन कभी भी संपन्न नहीं होगा, इसलिए उसको जनन चक्र भी बोल देते हैं और आवश्यक चक्र भी बोल देते हैं। देखिए दोबारा पुष्प के 2 हिस्से कर दिए, 2 चक्र बना दिए हमने, एक तो सहायक चक्र या कायिक चक्र, इधर दूसरा था आवश्यक चक्र और एक या उसका दूसरा नाम है जनन चक्र। सहायक चक्र क्या होता है लैंगिक जनन में सहायक होता है। इसके अलावा ये लैंगिक अंगों की सुरक्षा करता है, यानी पुष्प के अंदर जितने भी लैंगिक अंग होंगे 2 ही पाए जाते हैं, हम आगे बात करेंगे तो उनकी सुरक्षा का कार्य करता है। और जबकि जो आवश्यक चक्र या जनन चक्र है वो लैंगिक जनन में भाग लेता है। अब आप देखिए सहायक चक्र या कायिक चक्र के 2 भाग किए हमने, एक तो हो गया बाह्य दलपुंज और दूसरा हो गया दलपुंज। बाह्य दलपुंज की इकाई क्या हो जाएगी बाह्य दल, जबकि दलपुंज की इकाई क्या हो जाएगी दल। अब इकाई का अर्थ क्या होगा इसको सामान्य रूप से समझने के लिए मैं बोल देता हूँ आपको, लिखना कहीं भी नहीं है। ये तो एक तरह से बहुवचन हो गया और ये एक तरह से एक वचन हो गया। तो एक वचन का मतलब हो गया सिंगल यूनिट, एक इकाई की बात करेंगे तो क्या कहना है कि बाह्य दल। और अगर उसका ग्रुप या समूह होगा या पूरे गुच्छे के रूप में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा आपके बाह्य दल। ट्रिक उसी से याद रख लीजिए, बहुवचन एक वचन, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज। इसी तरह से इसका पुंज शब्द हटा देंगे तो ये एक वचन में बदल जाएगा, इकाई में बदल जाएगा। ये भी मैं आपको चित्र से समझा ही चुका था कि ये हरे कलर की होती है प्रकाश संश्लेषण का कार्य होती है, जबकि ये कलर होती है रंगीन होती है और कीट आकर्षण या कीट परागण में सहायक होती है, ये उसका कार्य है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपने सहायक चक्र। दूसरा है आवश्यक चक्र या जनन चक्र, ये किसमें काम आता है लैंगिक जनन में भाग लेने वाले लेते हैं, इसलिए उसको पार्ट को क्या कर दिया जाता है आवश्यक चक्र, या जो जनन में काम आ रहा है डायरेक्ट तो जनन चक्र। इसके 2 भाग कर दिए हमने पुमंग और जायन। देखिए इसमें भी ये अंग शब्द आ रहा है, इधर भी अंग शब्द आ रहा है। तो ये पुमंग यानी कि पुंकेसर था पुरुष का, और ये जायन जाया मतलब ये स्त्री वाला पोर्शन। तो पुमंग और जायन इनकी इकाई की बात करें एक वचन की तो पुंकेसर, इसकी भी एक वचन की इकाई की बात करें तो स्त्री केसर। आई थिंक अब आपको समझ में आगे होगा ये शब्द कि ये दोनों तो वापस बहुवचन है और ये दोनों वापस एक वचन है। तो ये इसकी इकाई क्या होगी पुंकेसर, इसकी इकाई क्या होगी स्त्री केसर। इस पुंकेसर के अंदर क्या बनता है परागकण बनते हैं। कैसे बनेंगे ये हम नेक्स्ट लेसन सेकंड में पढ़ेंगे इसको। तो पुंकेसर से क्या बनते हैं परागकण, जबकि स्त्री केसर के अंदर क्या बनेंगे बीजांड। ये भी मैंने आपको पुष्प के चित्र में बताया था। पुंकेसर आप करा देंगे पुष्प में हमने ये संरचना बनाई थी इस तरह से। तो इस पुंकेसर के अंदर क्या जो बनेंगे वो तो क्या हो जाएंगे परागकण, और हमने लास्ट में भी अंडाशय बनाया था तो उसमें इस तरह से बनाए थे वो संरचना क्या हो जाती है बीजांड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा बोल देता हूँ मैं, पुष्प को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, सहायक या कायिक चक्र और दूसरा आवश्यक और जनन चक्र। ये लैंगिक जनन में सहायक होता है, जबकि ये वाले चक्र लैंगिक जनन में भाग लेता है। इसके 2 हिस्से कर दिए, तो बाह्य दलपुंज और एक दलपुंज। इसकी इकाई होती है बाह्य दल, इसकी इकाई होती है दल।
ये हरे रंग का होता है तो इस वजह से प्रकाश संश्लेषण करता है, ये रंगीन होते हैं दल, इस वजह से ये कीट आकर्षण में सहायक होते हैं। इधर देखिए लैंगिक जनन में भाग लेता है, इसलिए इसको जनन चक्र या आवश्यक चक्र कहते हैं। इसके दो भाग कर दिए हमने, एक तो पुमंग और एक जायन। वही ये दोनों तो शब्द बहुवचन है और इन दोनों के एक वचन क्या हो गए, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पु शब्द तो कैसे लिया है, पुरुष से तो पुरुष तो पुंकेसर, ये स्त्री से लिया हुआ है तो स्त्री केसर, ये केसर केसर दोनों में आ जाएंगे। इसके अंदर किसका निर्माण होगा, परागकण का, जबकि स्त्री केसर के अंदर किसका निर्माण होता है, बीजाणु का। आई थिंक अब आपको सारा पुष्प समझ में आ चुका है। इसी के साथ अब अपना क्या होता है, फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। मैंने सारे टॉपिक आपके जो NCERT या राजस्थान बोर्ड की बुक में जितने भी दिए हुए थे वो सभी टॉपिक आपको फर्स्ट लेसन के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट करा दिया। थैंक यू।